नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी बहुत जल्द अनाउंस होने वाली है और उसी के साथ मैं आपके लिए कंप्यूटर के लिए स्पेशल क्लासेस लेके आया हूं, जिसकी पहली क्लास ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। ये आपका सेकंड क्लास है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे और उस क्लास को जरूर देखे होंगे। तो चलिए बच्चे, क्लास को सेकंड नंबर की क्लास है ये, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर और इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप टेस्ट सीरीज वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल दे सकते हैं। तो चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं क्लास को। कंप्यूटर आर्किटेक्चर हम पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहला सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक बच्चे आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर ही है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं कंप्यूटर की संरचना, और ये उसकी दूसरी क्लास है। तो सीधा अपन लेट नहीं करते हैं, सीधा सा क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का बेसिक पोर्शन पहला क्लास में आपके सामने लिया था और ये दूसरी क्लास होगी, और आज पूरा कंप्यूटर की संरचना, कंप्यूटर आर्किटेक्चर हम कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं, कंप्यूटर की संरचना के बारे में बात करें तो कंप्यूटर, ये देखिए आपके सामने सुंदर सा एक फिगर बना हुआ है और ये एक कंप्यूटर दिखा रहा है। तो कंप्यूटर में बच्चे इसे आप क्या बोलते हैं? मॉनिटर बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? सीपीयू मत बोल देना, हमने मना किया था सीपीयू बोलने के लिए। आज से आप इसे क्या बोलते हैं? सिस्टम यूनिट। क्या बोलते हैं? सिस्टम यूनिट, या फिर कंप्यूटर टावर भी बोलते हैं। क्लियर है? तो ये सिस्टम यूनिट है और ये कीबोर्ड है, इतना आपको दिख रहा होगा। ये सामने माउस है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसका कंप्यूटर की आर्किटेक्चर की। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्यूटर का जो होता है बच्चे, उसे हम बोलते हैं कंप्यूटर टावर, जिसे आप हिंदी में क्या मतलब, कंप्यूटर टावर तो अंग्रेज लोग मतलब अमेरिकन बोलते हैं और हम भी बोलेंगे आज से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर, इसे हम सिस्टम यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? सिस्टम यूनिट। और सिस्टम यूनिट के बारे में आज हम पढ़ते हैं कि क्या क्या इसमें कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। तो सिस्टम यूनिट, जिसे आप लोग सीपीयू बोलते थे, आज से नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सिस्टम यूनिट। तो सिस्टम यूनिट कैसा दिखता है बच्चे? ये आपके सामने है। अब सिस्टम यूनिट जो आपके सामने है, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, किन चीजों से मिलकर सिस्टम यूनिट बनता है, उनके बारे में हमारा डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले समझिएगा, सिस्टम यूनिट में जो हम आपको पढ़ाएंगे वो मेन फंडामेंटल पॉइंट पढ़ाएंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ठीक है। जिसमें कि सबसे पहला क्या है बच्चे? मदरबोर्ड। क्या है बच्चे? मदरबोर्ड, जिसे हम पीसीबी भी बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं। तो आज की क्लास में पहले मदरबोर्ड के अंदर जो जो कंपोनेंट्स लगे रहते हैं उनका पूरा स्पेसिफिकेशन आज आप पढ़ेंगे। मतलब ये आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उसके बाद आप थोड़ा बहुत हार्ड डिस्क के बारे में भी देखेंगे और फिर देखेंगे बच्चे क्या? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, जिसको बोलते हैं एसएमपीएस। तो कायदे से आप अगर सिस्टम यूनिट के अंदर बात करें तो इन तीनों के बारे में सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे, और इसी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है उसके अंदर, जिसमें सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे बच्चे? मदरबोर्ड, फिर हार्ड डिस्क और फिर एसएमपीएस। ये क्या होते हैं, क्या क्या इनका काम क्या होता है, क्या क्या इनमें कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारा कुछ अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले बच्चे हेडिंग में लिखिएगा क्या? मदरबोर्ड। तो सबसे पहले हम सिस्टम यूनिट का सबसे पहला पार्ट हम जो पढ़ने वाले हैं, इसे अपन हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों में एक ही चीज बोला जाता है, जिसका नाम क्या है? मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड दिखता कैसे है? तो ये आपके सामने एक सुंदर सा फिगर बना हुआ है। ये ग्रीन कलर की एक प्लेट बनी हुई है, इसे ही बच्चे हम क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड बोलते हैं। ये हमारे कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट के अंदर एक पूरा ये डिवाइस रहता है, इसको चिप रहती है, एक प्लेट रहता है, और इस प्लेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? मदरबोर्ड बोलते हैं। अब मदरबोर्ड के अंदर कौन कौन से यहाँ पे कंपोनेंट्स लगे हैं, इन सब के बारे में आज की क्लास में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं क्लास को। तो ये मदरबोर्ड का एक सुंदर सा फिगर मैं आपके सामने जो रखा हूं, ये ब्लू कलर का दिख रहा होगा आपको। वैसे ब्लू कलर का नहीं रहता, ग्रीन चिप ही रहता है, ग्रीन कलर ही रहता है, ठीक है। ये तो थोड़ा विजुअल अच्छा दिखे इसलिए आपको यहाँ पे ग्रीन किया गया है, वैसे वास्तविक में हमेशा ग्रीन कलर, ठीक है, इस बात को याद रखना। अब बच्चे यहाँ पे कुछ इसमें देखोगे तो ये अलग अलग इसमें नाम लिखा हुआ है। एक में साउथ ब्रिज लिखा है, एजीपी स्लॉट लिखा है, नॉर्थ ब्रिज लिखा है, आईडीई कनेक्टर लिखा है, इनटू 2 लिखा है। इसका अर्थ क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपन कहां से बच्चे? नॉर्थ ब्रिज से। कहां शुरू करेंगे? नॉर्थ ब्रिज। यहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे
नॉर्थ ब्रिज से, और ये एक एक करके इसको सब कुछ को ऐसे 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 ऐसे, ऐसे पढ़ाते 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 एक पूरे सर्कल में साउथ ब्रिज ईजीटी स्लॉट से लेकर पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये पिक्चर पहले देख लो आप, और यहां से शुरू करेंगे, एक पोर्शन से शुरू करते हैं और पूरा सबके बारे में एक 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 के बारे में पढ़ाते हुए हम पूरा ये कंप्लीट कर देंगे। एक एक पोर्शन आपको पता चल जाएगा और मदरबोर्ड के अंदर जो जो कंपोनेंट्स लगे हैं उसके बारे में आपको जानकारी शानदार तरीके से हासिल हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चे हम किसके बारे में समझते हैं, नॉर्थ ब्रिज। क्या होता है बच्चे, हिंदी में भी हम इसे क्या बोलते हैं, नॉर्थ ब्रिज बोलते हैं। तो यहाँ पे बच्चे एक नॉर्थ ब्रिज होता है, यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको ये नॉर्थ ब्रिज लिखा हुआ है। तो नॉर्थ ब्रिज देखो एक्चुअली होता क्या है, मदरबोर्ड को दो हिस्सों में बांटा गया है, मदरबोर्ड को टोटल दो हिस्सों में बांटा गया, एक होता है नॉर्थ ब्रिज और एक होता है साउथ ब्रिज। तो यहाँ पे सबसे पहले जो नॉर्थ ब्रिज लिखा है ये किस पोर्शन को बोलते हैं, जहां पे सीपीयू वगैरह कनेक्टेड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ब्रिज। ठीक है, तो पहले नॉर्थ ब्रिज के बारे में हम समझ गए कि मदरबोर्ड को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक हिस्सा नॉर्थ ब्रिज है, दूसरा हिस्सा साउथ ब्रिज है। जो नॉर्थ ब्रिज हिस्सा किसे बोलते हैं, जहां पे सीपीयू वगैरह कनेक्टेड होते हैं उसे बच्चे हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ब्रिज बोलते हैं। ये हो गया बच्चे इतनी सी जानकारी। तो याद रखिएगा जो सीपीयू साइड वाला पोर्शन होता है, सीपीयू साइड वाला पोर्शन है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, नॉर्थ ब्रिज बोलते हैं। बस इतनी जानकारी रखने के लिए पर्याप्त है। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, सेकंड कंपोनेंट के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चे, आईडीई कनेक्टर। क्या लिखा है बच्चे, आईडीई कनेक्टर। अब सवाल उठता है सर ये आईडीई कनेक्टर क्या है। जैसे मैंने नॉर्थ ब्रिज आपको बता दिया कि सर सीपीयू के साइड वाला जो पोर्शन होता है उसको नॉर्थ ब्रिज बोलते हैं। मदरबोर्ड दो हिस्सों में डिवाइडेड था, एक था नॉर्थ ब्रिज और एक था साउथ ब्रिज। नॉर्थ ब्रिज कौन सा हिस्सा है, सीपीयू के साइड वाला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा पोर्शन यहाँ पे क्या लिखा है बच्चे, आईडीई कनेक्टर। आईडीई कनेक्टर होता क्या है, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो आईडीई का फुल फॉर्म क्या है पहले ये समझिएगा। तो इंटीग्रेटेड ड्राइव्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या बोलते हैं बच्चे, इंटीग्रेटेड ड्राइव्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इसका फुल फॉर्म है। कई बार पेपर में फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि आईडीई का फुल फॉर्म क्या है। तो आईडीई का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड ड्राइव्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अब ये करता क्या है, ये एक तो सबसे पहली बात ये क्या है बच्चे, कनेक्टर है। क्या है बच्चे, कनेक्टर है। कनेक्टर का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को कनेक्ट करने वाली चीज कनेक्टर है, मतलब इसको किसी ना किसी चीज को ज्वाइन करता होगा, किसी ना किसी को कनेक्ट करने के काम करता होगा, किसी ना किसी चीज को जोड़ने के काम करता होगा। लेकिन ये आईडीई किसको जोड़ने का काम करता है, तो याद रखिएगा कि जो आपका एक सिस्टम यूनिट होता है, जो सीपीयू जिसको आप बोलते थे उसको आज से हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टम यूनिट। और सिस्टम यूनिट के अंदर बच्चे यहाँ पे एक मदरबोर्ड होता है, और मदरबोर्ड में एक डिवाइस नहीं लगा रहता जिसको हम बोलते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कभी भी मदरबोर्ड में नहीं लगा रहता, हार्ड डिस्क अलग से होता है, वो भी सिस्टम यूनिट के अंदर ही होता है, लेकिन हार्ड डिस्क अलग से होता है। और इस हार्ड डिस्क को बच्चे मदरबोर्ड से कनेक्ट कराने का काम, मतलब यहाँ पे एक मदरबोर्ड में एक कनेक्टर होता है, मदरबोर्ड में ये कनेक्टर है, ये कनेक्टर से बच्चे हम यहाँ पे हार्ड डिस्क को कनेक्ट करते हैं। मतलब हार्ड डिस्क को अगर आपको मदरबोर्ड में कनेक्ट करना होगा तो कहां पे जोड़ेंगे, कहां पे इसको कनेक्ट करेंगे, तो याद रखिएगा आईडीई कनेक्टर में कनेक्ट किया जाएगा। मतलब क्या है, सिस्टम यूनिट के अंदर एक तो मदरबोर्ड हो गया, एक हार्ड डिस्क हो गया और एक एसएमपीएस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड में कनेक्ट कराना है। तो हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड में कनेक्ट कराने के लिए मदरबोर्ड के अंदर यहाँ पे एक कनेक्टर होता है जिसे हम बोलते हैं आईडीई कनेक्टर, और आईडीई कनेक्टर के थ्रू हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से कनेक्ट किया जाता है। ये बात याद रखिएगा। और इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड ड्राइव्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। इंटीग्रेटेड ड्राइव्ड इलेक्ट्रॉनिक्स याद रखिएगा। ठीक है, पहले के कंप्यूटर में आईडीई कनेक्टर वगैरह यूज किया जाता था हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने, लेकिन आजकल बच्चे जो कंप्यूटर आ रहा है, ठीक है ना, उसमें बच्चे याद रखिएगा कौन सा आईडीई कनेक्टर यूज करते हैं, तो याद रखिएगा ईआईडीई। ईआईडीई में ई क्या हो गया, इनहांस्ड आईडीई, इनहांस्ड इंटीग्रेटेड ड्राइव्ड इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको हम बोलते हैं। मतलब उसका इनहांस वर्जन, उसका वर्जन थोड़ा बढ़ा दिया गया है, उसमें और फंक्शनैलिटी इंक्रीज कर दी गई है। ठीक है, तो ये बच्चे काम करते हैं। तो आजकल कौन सा यूज कर रहे हैं बच्चे, ईआईडीई। ईआईडीई ये क्या करता है, फिर से बोलता हूं, हार्ड डिस्क को, हार्ड डिस्क क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, डेटा को स्टोर करता है अलग से। जैसे मान लो एक पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव भी बच्चे उसमें भी डेटा आता है, तो एक तरह से वो भी हार्ड डिस्क आप उसको कह सकते हैं, लेकिन हार्ड डिस्क तो थोड़ी बड़ी होती है। आप देखे होंगे कि 1 टीबी की 2 टीबी की बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क आती है, आपकी कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं। तो एक कंप्यूटर में एक अलग से हार्ड डिस्क हम लगाते हैं बच्चे,
और उस हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से कनेक्ट कराने का काम किसका होता है, आईडीई कनेक्टर। आई थिंक ये बात अब आपके समझ में आ गया होगा, दिमाग में भेजे में आपके घुस गया होगा। ठीक है, अब सवाल उठता है सर ये बताओ, यहाँ पे ये तो सर हार्ड डिस्क हो गया, ये आईडीई कनेक्टर हो गया, हम इसको कनेक्ट कर देंगे, लेकिन ये कनेक्ट किसके माध्यम से करेंगे, क्या कोई तार होगा? नहीं भैया, तार नहीं होता, बसेस के माध्यम से कनेक्ट करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं, बसेस के माध्यम से कनेक्ट करते हैं, इस बात को याद रखना। और बसेस क्या होता है, ये क्लास नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो बसेस के माध्यम से हार्ड डिस्क को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं बच्चे, किससे, यहाँ पे इसको याद रखो, आईडीई कनेक्टर और हार्ड डिस्क आर कनेक्टेड थ्रू बसेस। याद रखिएगा, पेपर में एक सवाल हो सकता है कि सर बताइए कि आईडीई कनेक्टर और हार्ड डिस्क को किसके माध्यम से कनेक्ट किया जाता है, तो याद रखिएगा बसेस के माध्यम से। इतना उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो, तो आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, नॉर्थ ब्रिज समझ लिया, उसके बाद आपने आईडीई कनेक्टर समझ लिया। अब बच्चे आपके सामने एक और सुंदर सा शब्द लिखा है, क्या, रैम। क्या लिखा है बच्चे, रैम। अब सवाल उठता है सर ये रैम कौन सी चीज का नाम है, रैम है क्या? तो भैया रैम एक चिप होता है। रैम क्या होता है, चिप। और रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बच्चे रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये चिप भी बच्चे कहां पे रहता है, याद रखिएगा, ये भी मदरबोर्ड में रहता है। किस पे रहता है, मदरबोर्ड में। तो कोई पूछे कि रैम कहां पे रहता है, रैम को अटैच हम कहां पे करते हैं, तो याद रखिएगा ऑन बोर्ड। आप क्या बोलिएगा, ऑन बोर्ड, मतलब ऑन मदरबोर्ड, मतलब ये मदरबोर्ड में रहता है रैम। ठीक है ना। अब ये रैम है क्या सर, ये बताओ, रैम दिखता ऐसा है सर, ये मदरबोर्ड में ऐसे चिप लगा रहता है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब ये सर ये याद रखना, इसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। तो कोई अगर पूछे कि बताइए कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन है, तो कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन है बच्चे, रैम है। रैम को हम बोलते हैं क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है कि नहीं है? अब ये काम कैसे करता है, सवाल ये उठता है सर ये बताओ, अभी तो आपने बोला हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क में भी डेटा रखा जाता है और आप बोलते हो मेन मेमोरी रैम को। तो देखो, सबसे पहली बात, हार्ड डिस्क जो होता है ना, वो मदरबोर्ड में नहीं होता, वो बाहर होता है। तो इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, तरीके से सुनना, समझ में आ जाएगा। जैसे समझो, यहाँ पे क्या है बच्चे, ये हार्ड डिस्क है, ये क्या है बच्चे, हार्ड डिस्क है। अब हार्ड डिस्क में कोई ना कोई डेटा आपने स्टोर कराया है, ठीक है। अब इस डेटा को आप कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं बच्चे, सबसे पहले तो हार्ड डिस्क से डेटा आता है बच्चे किसमें, रैम में। किसमें आता है बच्चे, रैम में। अब रैम में ये डेटा स्टोर होता है। अब रैम जो होता है वो डेटा किसको देगा, और ये रैम कहाँ पे है, ये किसमें है बच्चे, सिस्टम, ये मदरबोर्ड में, सॉरी किसमें है, मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड में रैम नाम का एक चिप है, जहां हार्ड डिस्क को आपने कनेक्ट किया, किससे, हार्ड डिस्क को किससे कनेक्ट किया, मदरबोर्ड से। किसके माध्यम से, आईडीई कनेक्टर से। अब आईडीई कनेक्टर से कनेक्ट करने के बाद जो डेटा आया वो आप किसको ट्रांसफर करते हैं, रैम को। किसको ट्रांसफर करते हैं, रैम को। अब रैम जो होता है वो बच्चे मेन मेमोरी कहलाता है कंप्यूटर का, और वो डेटा को किसको ट्रांसफर करता है, वो सीपीयू को देता है। किसको देता है, सीपीयू को। और सीपीयू भी कहां पे लगा रहता है, आपके मदरबोर्ड में, ठीक है। और सीपीयू का क्या काम रहता है, ये इनपुट दे दिया, ठीक है। और सीपीयू क्या करता है, इसमें प्रोसेस करता है, जो भी फंक्शन करना है, ये ब्रेन होता है, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ इसमें तय होता है। तो सीपीयू उसको काम को करता है, और सीपीयू इसका आउटपुट वापस करता है किसको बच्चे, मॉनिटर को। तो ये वाला डायग्राम बढ़िया सुंदर तरीके से बना लेना, ये किसको ट्रांसफर करता है, मॉनिटर को। तो ये बच्चे पूरा फंक्शन होता है। तो रैम क्या है, एक मेन मेमोरी है बच्चे कंप्यूटर का, जो डेटा कहां से लेता है, हार्ड डिस्क से, और किसको देता है, सीपीयू को देता है। सीपीयू प्रोसेस करने के बाद किसको देता है, मॉनिटर को। तो ये बात आप याद रखना, ये हो गया पहली बात रैम के बारे में जानकारी। रैम के बारे में और अच्छे से जानकारी आप हासिल करेंगे जब आप मेमोरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मेमोरी हम अलग से आपको पढ़ाएंगे, अलग से पूरा चैप्टर है, ठीक है। अभी थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं रैम के बारे में। तो रैम के जो प्रकार हैं बच्चे, रैम के जो टाइप्स हैं, तो रैम के बारे में इतना समझ में आया कि रैम मदरबोर्ड में कनेक्टेड रहता है, और मदरबोर्ड में कनेक्ट होने के साथ साथ इसको हम मेन मेमोरी बोलते हैं। ये डेटा कहां से लेता है, हार्ड डिस्क से। देता किसको है, सीपीयू को, और सीपीयू किसको देता है, मॉनिटर को। यहां तक ओके है। रैम कहां पे होता है, मदरबोर्ड में, ठीक है। अब देखो रैम के बारे में और जानकारी मेमोरी यूनिट में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी जानकारी और ले लो। जो रैम होता है बच्चे, उसको दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो रैम के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार के रैम होते हैं, पेपर में पूछ सकता है। एक होता है डी रैम और एक होता है बच्चे एस रैम। एक होता है डी रैम,
एक होता है एस रैम। डी का मतलब क्या है बच्चे यहाँ पे, तो याद रखना डी का मतलब है डायनेमिक, क्या नाम है मतलब है बच्चे, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो एक हो गया डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक हो गया बच्चे स्टैटिक एक्सेस मेमोरी। तो एक होता है डायनेमिक और एक होता है एक्सेस मतलब क्या स्टैटिक, सॉरी, एक होता है डायनेमिक और एक होता है बच्चे क्या स्टैटिक। मन में सवाल उठ रहा हो सर ये डायनेमिक रैम क्या है और स्टैटिक रैम क्या है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको मेमोरी यूनिट जब पढ़ाऊंगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बाद, तो वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो बात उठती है इतनी सी जानकारी, इसको हम याद रखना, लिख लेना कि हम मेमोरी यूनिट में पढ़ेंगे। लेकिन जो हमारा जो जनरल कंप्यूटर यूज करते हैं, जो भी आप घर में कंप्यूटर यूज करते हो, तो उसमें कौन सा रैम लगा रहता है, तो याद रखना, नोट करके लिख लेना, उसमें डी रैम लगा रहता है। कौन सा रैम लगा रहता है, डी रैम। इसको नोट कर लेना कि जो भी हम कंप्यूटर यूज करते हैं घर में, जो मैं कंप्यूटर यूज करता हूं, जो मैं लैपटॉप यूज करता हूं, उसमें कौन सा रैम रहता है, डी रैम रहता है बच्चे। कौन सा रैम रहता है, डी रैम, मतलब डायनेमिक रैम। बस इतनी सी बातचीत है, ठीक है। अब देखो इस पूरे मदरबोर्ड को, अब देखो यहाँ पे डी रैम कहाँ पे लगा है, तो ये देखो ये लिखा है बच्चे यहाँ पे बकायदा डी रैम। क्या लिखा है बच्चे, डी रैम मेमोरी स्लॉट इंटू 2। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो कनेक्टेड है बच्चे इसको बोलते हैं डी रैम मेमोरी स्लॉट, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा हूँ। डी रैम, देखो रैम तो होता है चिप, क्या होता है चिप। अब चिप को भी कहीं ना कहीं लगाएंगे ना कहीं अटैच करेंगे, तो चिप को कहाँ पे लगाएंगे, तो चिप को लगाया जाता है डी रैम। कौन सा चिप है, रैम, और रैम कौन सा है, डी रैम। और डी रैम के लिए मेमोरी स्लॉट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो डी रैम मेमोरी स्लॉट, और उसके बाद एक और चीज लिखा है इंटू 2। तो अब इसका अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ये बताना चाहूंगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे हम रैम को लगाएंगे डी रैम मेमोरी स्लॉट में। स्लॉट का मतलब क्या होता है, पहले ये चीज, तो स्लॉट का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना मेरे लिए एक स्लॉट रखना, मेरे लिए एक सीट रखना। स्लॉट मतलब स्पेस होता है, स्लॉट मतलब क्या, स्पेस। मेरे लिए कोई स्लॉट बचा के रखना, कोई ना कोई स्लॉट रखना, कोई ना कोई स्पेस रखना। तो स्लॉट का मतलब होता है स्पेस, ठीक है ना। स्पेस हिंदी में क्या बोले, तो सिंपल लैंग्वेज में बोले जगह। तो एक जगह होता है, एक सीट होती है, स्पेस होता है, उसको हम स्लॉट बोलते हैं। तो डी रैम का मेमोरी स्लॉट है, मतलब एक कोई स्पेस है जहां पे हम यहाँ पे रैम को लगाएंगे। अब सवाल ये होता है, रैम तो एक चिप होती है, उसको हम लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटू 2। क्या लिखा हुआ है, इंटू 2। तो इसका इंटू 2 का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे कितने स्लॉट हैं, 2 स्लॉट है। कितने स्लॉट है, 2 स्लॉट है, 2 अलग अलग स्लॉट हैं। और 2 स्लॉट यहाँ पे क्यों है, सवाल ये होता है कि इंटू 2 है, तो इंटू 3 होता तो 3 स्लॉट, इंटू 4 होता तो 4 स्लॉट। इंटू 2 होने का मतलब क्यों दिया गया, जब एक स्लॉट में ही रैम लग सकता था, तो 2 स्लॉट क्यों दिए गए। अब इसकी जानकारी मैं आपको देता हूं, तो ध्यान से सुनो, समझो। देखो आप लोग सुने होंगे, आपके पास जो सेल फोन पड़ा है, जो आपके पास एंड्रॉइड फोन पड़ा है, उसमें आपके पास आप ऐसे बताते हो ना, भैया 4 जीबी का रैम है, 5 जीबी का रैम है। कंप्यूटर फोन लेने जाते हो तो आप पूछते हो, भैया मुझे 5 जीबी वाला रैम चाहिए, 6 जीबी वाला रैम चाहिए। तो इन रैम बच्चे तो कंप्यूटर में या फोन में जो रहता है, वो कहाँ पे लगा रहता है, तो याद रखिएगा वो इसी मेमोरी स्लॉट में लगता है, ठीक है। लेकिन जो कंप्यूटर होता है ना बच्चे, वो हमेशा कैसे नंबर्स को समझता है, ये आप पहले ध्यान से देखिए। जो कंप्यूटर होता है वो हमेशा 1 को, 2 को, 4 को, 8 को, 16 को, 32 को, 64 को, 128 को, कंप्यूटर के लैंग्वेज में, कंप्यूटर की भाषा में यही नंबर होते हैं। कंप्यूटर इन्हीं नंबर को समझता है, किसको किसको, 1 को, 2 को, 4 को, मतलब ये 2 के मल्टीपल होते हैं। 2 के क्या होते हैं, मल्टीपल, क्योंकि बाइनरी नंबर को ही समझता है। किसको समझता है कंप्यूटर, केवल बाइनरी नंबर को। मतलब कंप्यूटर के जो भी नंबर है ना, वो 2 की पावर n के फॉर्म में होते हैं। किसके फॉर्म में होते हैं, 2 के पावर n। लेकिन जो हम लोग गणित पढ़ते हैं, जो हम यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे मैथ्स पढ़ते हैं, वो हम डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, जो 10 की पावर n के रूप में होता है, ठीक है। मतलब उसमें हमारे 10 डिजिट होता है, लेकिन कंप्यूटर के लिए केवल 2 ही डिजिट है, 0 और 1। तो ये बाइनरी नंबर को बस समझता है, इसलिए कंप्यूटर के लिए जो नंबर्स होते हैं वो 1 होगा, 2 होगा, 2 का पावर 2 4 हो गया, 2 की पावर 3 8 हो गया, 2 की पावर 0 1 हो गया, 2 की पावर 1 2 है, 2 की पावर 2 4 है, 2 की पावर 3 8 है, 2 की पावर 4 16 है, 2 की पावर 5 32 है, 2 की पावर 6 64 है, 2 की पावर, इस तरीके से आगे बढ़ते जाता है। मतलब ये जो नंबर होते हैं कंप्यूटर जो समझता है, वो 2 की घात n के रूप में समझता है। इतनी सी बातचीत क्लियर है। अब मान लो मैं तुमसे बोलूं कि तुमको एक फोन बनाना है, और फोन में कितने जीबी का रैम चाहिए तुमको, 4 जीबी का। कितने जीबी का रैम चाहिए, 4। तो तुम्हारे पास यहाँ पे कितने स्लॉट हैं, सबसे पहले समझो 2 स्लॉट है। तो एक स्लॉट में 4 जीबी का रैम तुमको चाहिए, तो तुम सीधा सीधा क्या करोगे, तुम्हारे पास कंप्यूटर के पास 4 जीबी वाला है, इसको उठाओगे और एक स्लॉट में यहाँ पे 4 जीबी का रैम लगा दोगे। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अगर कोई बोलेगा कि आपको कितने जीबी का रैम चाहिए,
3 GB का, 3 GB का रैम वाला आपको एक फोन खरीदना है। तो 3 GB का रैम कैसे बनाएगा? तो यहाँ पे बच्चे इंटू 2 करने का मतलब यहाँ पे 2 स्लॉट खाली किए गए हैं, तो 3 नंबर तो होता ही नहीं है कंप्यूटर में, 3 नंबर तो होता ही नहीं है। तो उस वक्त जो बनाएगा वो कैसे करेगा कि सबसे पहले एक 2 GB वाला रैम लगा देगा एक स्लॉट में, एक स्लॉट में 2 GB वाला रैम लगा देगा और एक स्लॉट में 1 GB वाला रैम लगा देगा, 1 GB वाला। तो कुल मिला के 2 GB और 1 GB मिलकर कितने GB वाला वो फोन बन गया? 3 GB वाला। मतलब कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पे 2 स्लॉट दिया गया है। अगर आपको कोई बोले कि ये बताओ कि आपको 6 GB वाला रैम लगाना है, तो 6 GB वाला तो होता नहीं है, तो आप एक 4 GB का लगाएंगे और एक 2 GB का लगाएंगे, तो 2 स्लॉट में 4 और 2 मिला के 6 GB का सिस्टम बढ़िया से बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहीं पे बोल दे कोई ये बताओ भैया मुझे एक ना एक काम कर दो, मुझे यहाँ पे 5 GB वाला रैम वाला सिस्टम चाहिए, मेरे को एक कंप्यूटर को कस्टमाइज करवाना है जिसमें रैम कितना हो 5, तो आप बोलेंगे सर बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास 2 स्लॉट है, तो एक स्लॉट में मैं 4 GB लगा दूंगा और एक स्लॉट में 1 GB लगा दूंगा, तो 5 GB का आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। या फिर यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 स्लॉट था, ये बेनिफिट था। तो ये समझ में आया कि यहाँ पे इंटू 2 होने का मतलब क्या है? इंटू 2 होने का मतलब 2 स्लॉट हुआ। ठीक है ना, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, तो कंप्यूटर केवल इन्हीं नंबर्स को समझता है, लेकिन इनसे विभिन्न नंबर, अगर इससे अलग नंबर, भिन्न नंबर का अगर आपको रैम क्रिएट करना हो तो 2 स्लॉट की जरूरत पड़ती है। तो ये बच्चे इतना हो गया फंडामेंटल। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से खेल होता है बच्चे। तो ये रैम के बारे में इतनी जानकारी अभी के लिए पर्याप्त है, बाकी सारी जानकारी मैं आपको मेमोरी यूनिट में दूंगा। क्लियर है कि नहीं? तो आई थिंक ये समझ में आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो अगर आपको मैं बोलूं 5 GB का आपको एक फोन है, तो ये 4 GB वाला एक स्लॉट में और दूसरे स्लॉट में 1 GB वाला। ठीक है, रैम तो, और ये 5 GB का बढ़िया कस्टमाइज हो जाएगा और बन जाएगा, इसलिए इंटू 2 लिखे हैं, तो 2 स्लॉट, 3 होता तो 3 स्लॉट होता। ठीक है, तो ये हमने इसके बारे में भी पढ़ लिया, डी रैम मेमोरी स्लॉट। ये भी आई थिंक, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ तक ओके होगा बच्चे। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग बच्चे, ये नंबर क्यों होता है? क्योंकि हम 2 की पावर n के फॉर्म में नंबर केवल कंप्यूटर समझता है, इसलिए। ठीक है, 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4, तो इसलिए बच्चे कुछ नया नंबर चाहिए होता है तो दूसरे स्लॉट की आवश्यकता पड़ती है। आई थिंक ये क्लियर होगा। ठीक है, चलो, तो रैम भी क्लियर हो गया बच्चे, रैम के बारे में भी जानकारी मिल गया आपको अच्छे से, इंटू 2 का अर्थ समझ में आ गया। चलिए, अब अगला पोर्शन है बच्चे, यहाँ पे देखिएगा कि रैम के बाद यहाँ पे लिखा है क्या? 20 पिन ATX पावर कनेक्टर। ये देखो, ये जो है ना बच्चे, ये 20 पिन ATX पावर कनेक्टर है। तो अब ये होता क्या है, सवाल ये है। तो 20/24 पिन ATX पावर कनेक्टर, नाम में ही समझ में आ रहा है पावर। ठीक है, अभी किसके काम होगा ये बताएंगे। तो सबसे पहले समझिएगा कि यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या है। एग्जाम में ये पूछ सकता है ATX का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। याद रखिएगा एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। तो ATX का फुल फॉर्म होता है, कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछता है, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। और ये बच्चे 2 प्रकार का, पहले क्या आता था 20 पिन वाला आता था, आजकल 24 पिन वाला आने लगा है, इसलिए 20/24 है। यहाँ पे 20 पिन वाला है, कितने पिन वाला है? 20 पिन वाला, लेकिन आजकल 24 पिन वाला भी आता है। ठीक है, तो 20 पिन हो या 24 पिन हो, ये करता क्या है? ATX पावर कनेक्टर का काम क्या है ये मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे बकायदा लिखा भी हुआ है, प्रोवाइड पावर सप्लाई टू मदरबोर्ड। अब देखो, मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में इतने सारे कंपोनेंट हैं, किसी भी चीज को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी मतलब पावर की, जो जैसे हमारे बॉडी में हम चल कैसे रहे, हमने खाया है इसलिए चल रहे हैं, हमारे अंदर एनर्जी है इसलिए हम चल पा रहे हैं। उसी प्रकार से मदरबोर्ड में इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, इतने सारे उसके शरीर के भाग हैं, उनको चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? पावर सप्लाई। अब पावर सप्लाई कहां से आएगा, सवाल ये है। इस मदरबोर्ड को भी कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो इसको पावर दे, इसको एनर्जी दे। तो पावर सप्लाई करने का काम कौन करता है बच्चे? 20 पिन ATX पावर कनेक्टर। तो ये बच्चे क्या करता है? ये पावर को देने का काम करता है। इसके माध्यम से इसमें हम कनेक्ट करते हैं ATX पावर कनेक्टर में, तो ताकि ये पूरा एनर्जी किसको प्रोवाइड कर सके बच्चे? मदरबोर्ड को प्रोवाइड कर सके। तो याद रखिएगा कि इसका यूज होता है मदरबोर्ड को पावर सप्लाई देने में, इसका काम आता है। ठीक है, पहले 20 पिन का होता था, आजकल 24 पिन का आने लगा है, इस बात को याद रखिएगा। और ATX का फुल फॉर्म है एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि मदरबोर्ड को पावर सप्लाई देने का काम कौन करता है, तो याद रखिएगा 20 पिन या 24 पिन ATX पावर कनेक्टर, इसको याद रखिएगा और इसको दिमाग में रखिएगा, ताकि एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए तो आप लोग बना सके। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये भी हमने इसके बारे में भी जानकारी ले लिया। अब अगला पोर्शन आपको ये दिख रहा होगा बच्चे, ये
यहाँ पे बच्चे क्या लिखा है, सीपीयू फैन एंड हीट सिंक माउंटिंग पॉइंट। अब इसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे। तो देखो यहां से शुरू किए थे, एक एक करके पूरे चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, तो मदरबोर्ड की जानकारी हो जाएगी और इससे संबंधित जो भी इसका संरचना से क्वेश्चन बनेगा वो आप तुरंत उड़ा देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है बच्चे सीपीयू फैन एंड हीट सिंक, यहाँ पे हीट होना चाहिए, सीपीयू फैन एंड हीट सिंक माउंटिंग पॉइंट। अच्छा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको अपने कॉपी में लिखते चलना, ठीक है, साथ साथ, तो आपको इजी पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, अब ये डायग्राम वायग्राम तो बनाओगे नहीं, बस मेन मेन पॉइंट को लिखो, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, सीपीयू फैन एंड हीट सिंक माउंटिंग पॉइंट, ठीक है, ये लिखा है हीट सिंक माउंटिंग। ये काम क्या होता है, सबसे पहली बात देखो इसका काम क्या है, पहले ये समझो। होता क्या है, अब हमने पावर सप्लाई दिया है। अब पावर सप्लाई मतलब यहाँ पे पावर अगर दे रहे हो तो वो पावर जो है वो किसमें बदल जाएगा, हीट एनर्जी। किसमें बदल जाएगा, हीट एनर्जी। जैसे मान लो अगर आप एक जैसे फोन को आप ऑन करते हैं तो फोन कुछ समय बाद गर्म हो जाता है कि नहीं हो जाता, बिल्कुल गर्म हो जाता है। लगातार फोन चलाते रहो, बात करते रहो, फोन गर्म हो जाएगा। उसी तरीके से जो भी आप यहाँ पे पावर सप्लाई देते हैं मदरबोर्ड, तो ये मदरबोर्ड भी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। मतलब ये 100% जो भी आप यहाँ पे पावर देते हैं पूरा का पूरा एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा 100% एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हीट एनर्जी में। जो भी आप पावर दे रहे हैं उसका 100% जो भाग रहता है, पूरा का पूरा भाग, वो आपका हीट में कन्वर्ट हो जाता है। जितना पावर सप्लाई देते हैं उसका 100% भाग जो होता है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो गर्म हो जाता है पूरा सिस्टम, तो ये फट भी सकता है। तो इसके फटे ना, इसके लिए क्या किया जाता है, एक सीपीयू फैन की व्यवस्था की जाती है, एक पंखे की व्यवस्था। पंखा मत समझना, ये करता क्या, सीपीयू फैन एंड हीट सिंक माउंटिंग पॉइंट होता है। ये क्या करता है कि जो हीट इकट्ठा हो जाता है उसको फैलाने का काम करता है। क्या करता है, फैलाने का काम करता है। तो वो इधर उधर पूरा फेंक देता है। तो उसको हीट को जब फैला देता है ना, तो अगर किसी भी चीज को तुम फैला दोगे तो वो क्या हो जाती है, ठंडा। क्या हो जाती है, ठंडा। जैसे मान लो चावल आपको कोई दिया है एकदम रोड उसमें थाली में निकाल के एक ऐसा गट्ठा बना के चावल दिया है, अब वो एकदम गर्म है, तो तुम खाओगे तो क्या करोगे, ऐसे करके इधर उधर फैला दोगे। तो जैसे फैला दोगे तो चावल अपने आप क्या होने लगता है, ठंडा होने लगता है। तो वही चीज है कि इकट्ठा जो हीट एनर्जी, हीट डेवलप हो जाता है, उसको ये फैलाने का काम करता है, इधर उधर भेज देता है पूरी जगह। ये काम किसका होता है, सीपीयू फैन एंड हीट सिंक माउंटिंग पॉइंट का। इस चीज को याद रखना। तो इससे क्या होता है कि उसमें कूलिंग करने का काम होता है, उसको ठंडा करने का काम होता है, किसका, हीट, सीपीयू फैन एंड हीट सिंक माउंटिंग पॉइंट का। आई थिंक ये भी आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो इतनी सी बातचीत आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बच्चे यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है, क्या, सीपीयू सॉकेट। क्या लिखा हुआ है, सीपीयू सॉकेट। ये देखो ये क्या है, सीपीयू सॉकेट। सीपीयू सॉकेट ये वाला है, क्लियर है। अब ये सीपीयू सॉकेट क्या चीज है ये समझना। सीपीयू सॉकेट में आप क्या करते हैं, यहाँ पे जो सीपीयू की जो चिप है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की जो चिप है, याद रखना, इस चिप को आप यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे सीपीयू को। अब सीपीयू को क्या होता है, उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो उसमें 8085 ऐसे अलग अलग प्रोसेसर आते हैं, तो उन सीपीयू में क्या किया जाता है, प्रोग्रामिंग। पहले प्रोग्रामिंग किया जाता है, प्रोग्रामिंग करने के बाद उसको यहाँ पे क्या किया जाता है बच्चे, लगाया जाता है। तो सॉकेट होता है सीपीयू का, जहाँ पे सीपीयू को हमें लगाना है, ठीक है। एक चिप होता है, एक आईसी चिप होती है, याद रखिएगा, सीपीयू एक आईसी चिप होती है जिसको हम यहाँ पे लगाते हैं, क्लियर है, सीपीयू सॉकेट में। इस चीज को याद रखना। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि ये बताइए सीपीयू आईसी चिप को कहाँ लगाया जाता है, तो सीपीयू आईसी चिप को मदरबोर्ड की सीपीयू सॉकेट में अटैच किया जाता है, क्लियर है कि नहीं। तो इतनी सी बातचीत है, इसमें ज्यादा कुछ विशेष है नहीं। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये लिखा है, देखो ध्यान से, इसको बहुत अच्छे से देखना, ये क्या लिखा है इसको पढ़िएगा। कनेक्टर फॉर इंटीग्रेटेड पेरिफेरल्स। क्या बच्चे, कनेक्टर्स फॉर इंटीग्रेटेड पेरिफेरल। ये सब कनेक्टर हैं, इतने सारे कनेक्टर होते हैं जो कंप्यूटर में देखते हो कि पीछे, कंप्यूटर के पीछे बहुत सारे सीपीयू, जो आपका सिस्टम यूनिट होता है उसके पीछे बहुत सारे वायर लगे रहते हैं, ठीक है। तो जो वायर जो लगे रहते हैं ना, जो ऐसे अटैच किए रहते हैं, तो जिसके अंदर कनेक्ट किया जाता है, तो वो सारे कनेक्टर्स कहलाते हैं। तो उन्हीं को हम बोल रहे हैं कनेक्टर्स फॉर इंटीग्रेटेड पेरिफेरल्स। अब इसमें कौन कौन से कनेक्टर हैं, सवाल ये। तो इनके बारे में अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और इनके बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे। तो कनेक्टर्स फॉर इंटीग्रेटेड पेरिफेरल्स, तो देखो पहले क्या होता था, पहले जो कंप्यूटर आते थे उसमें बहुत सारे कनेक्टर्स अलग अलग लगते थे, मतलब हर एक डिवाइस के लिए एक अलग कनेक्टर होता था। सबसे पहले अलग डिवाइस के लिए अलग कनेक्टर होता था। तो सबसे पहले मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि यहाँ पे कनेक्टर्स फॉर इंटीग्रेटेड पेरिफेरल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका मतलब समझो, पेरिफेरल्स। तो पेरिफेरल्स मतलब हो गया अलग अलग डिवाइसेस, अलग अलग डिवाइसेस जिसको आप यहाँ पे अपने मदरबोर्ड में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो पेरिफेरल डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, तो पेरिफेरल डिवाइसेस को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट और एक होता है
स्टोरेज। ठीक है, ये 3 हिस्सों में हमने डिवाइड किया है पेरिफेरल डिवाइसेस को। अब सवाल उठता है सर ये इनपुट कौन सा है, कौन सा पेरिफेरल डिवाइस इनपुट के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा बच्चे, एक होता है कीबोर्ड, एक होता है बच्चे क्या, कीबोर्ड, कीबोर्ड जो है, और एक होता है क्या, माउस। तो कीबोर्ड और माउस को जो कनेक्ट किया जाता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके वायर होता है, ऐसे घुसेड़ दिया जाता है पोर्ट में, क्लियर है? तो कीबोर्ड और माउस के लिए एक डिफरेंट यहाँ पे आपका क्या होता है, कनेक्टर्स होता है, अलग अलग कनेक्टर होते हैं। पहले अलग अलग होते थे, आजकल तो एक ही कनेक्टर आता है। पहले क्या होते थे कि हर एक डिवाइस के लिए अलग कनेक्टर। इसके कारण ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी था कि पहले हर डिवाइस को अलग अलग जोड़ो, अलग अलग जोड़ो, अलग अलग कनेक्टर। आजकल क्या हो गया, यूएसबी है, सबको यूएसबी में करो, क्लियर है कि नहीं, सबको यूएसबी में प्लेस करो। ठीक है, तो इनपुट के बारे में बात करें तो इनपुट के लिए क्या हो गया, कीबोर्ड और माउस। अब बात उठता है बच्चे किसके लिए, आउटपुट के लिए। तो आउटपुट के लिए जो आउटपुट पेरिफेरल्स किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा आउटपुट पेरिफेरल हम मॉनिटर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, मॉनिटर को। और साथ में मॉनिटर के साथ क्या, प्रिंटर को भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, प्रिंटर। तो आउटपुट पेरिफेरल्स में क्या क्या होगा, मॉनिटर होगा, प्रिंटर होगा, इनपुट में कीबोर्ड होगा, माउस होगा। अब स्टोरेज में क्या क्या होता है बच्चे, स्टोरेज के लिए याद रखना है आपको, जो पेन ड्राइव होता है, जो पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव को भी कंप्यूटर में अटैच करते हैं ना सीपीयू में, तो बच्चे वो पेन ड्राइव को हम स्टोरेज में। तो इतने प्रकार के पेरिफेरल डिवाइस होता है, और जितने भी पेरिफेरल डिवाइस हैं इन सब के लिए पहले अलग अलग कनेक्टर आता था। पहले अलग अलग आता था, आजकल अलग अलग नहीं आता, आजकल कॉमन कनेक्टर्स आने लगे हैं, इस चीज को याद रखना। ठीक है, और ये पहले का ये ड्रॉबैक भी था, इसी को हटा दिया गया है आजकल यूएसबी से। ठीक है, देखो, तो अब पहले की कहानी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे ही देखो, कीबोर्ड और माउस को, कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए कौन सा कनेक्टर पहले यूज किया जाता था, तो याद रखिएगा PS2 कनेक्टर। ठीक है, तो कनेक्टर फॉर इंटीग्रेटेड पेरिफेरल, मतलब जो बाहर की चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कंप्यूटर के और अंग है, उसको अगर हम किसमें, मदरबोर्ड में कनेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, तो ये कनेक्ट करने की जो डिवाइसेस होती हैं उनको हम पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। और ये सारे डिवाइसेस के कनेक्टर्स अलग अलग आते थे। जैसे कीबोर्ड और माउस के लिए जो आपका पेरिफेरल जो डिवाइस है, कीबोर्ड और माउस, इनके लिए जो कनेक्टर आता था, याद रखिएगा एग्जाम में पूछ सकता है कि कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए कौन सा कनेक्टर यूज किया जाता था पहले, तो याद रखेंगे PS2 कनेक्टर। कौन सा बच्चे, PS2 कनेक्टर याद रखिएगा। और मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए मदरबोर्ड से कौन सा कनेक्टर यूज किया जाता था, तो ये भी याद रखिएगा, VGA कनेक्टर। ये पहले की बात कर रहे हैं, आजकल नहीं है भैया। आजकल जो सिस्टम आ रहा है, आजकल इतना बढ़िया कंप्यूटर आने लगा है कि अलग अलग कनेक्टर नहीं है, एक ही आता था USB, उसी से सब उड़ा दो। क्लियर है कि नहीं, क्या क्या होता है आजकल वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, तो मॉनिटर के लिए पेपर में पूछ सकता है कि कौन सा कनेक्टर, पेरिफेरल जो डिवाइस मॉनिटर है उसके लिए कौन सा कनेक्टर यूज करते थे मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए, तो याद रखिएगा VGA कनेक्टर। कौन सा बच्चे, VGA कनेक्टर। उसी प्रकार से प्रिंटर के लिए क्या होता है, पैरेलल कनेक्टर। प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए देखो अलग कनेक्टर है, मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए अलग कनेक्टर है, कीबोर्ड माउस को कनेक्ट करने के लिए अलग कनेक्टर है, सबके लिए अलग है। तो प्रिंटर के लिए कौन सा है बच्चे, पैरेलल कनेक्टर है, याद रखिएगा। मॉनिटर के लिए VGA कनेक्टर यूज किया जाता था, और कीबोर्ड और माउस के लिए बच्चे PS2 कनेक्टर यूज किया जाता था। ये पहले की बातचीत है मेरे भाई, ये पहले की बातचीत है। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल एक सिंपल सा कहानी कर दिया गया है। वो कहानी क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखिएगा। आजकल जो कनेक्टर्स फॉर इंटीग्रेटेड पेरिफेरल, आजकल जो कनेक्टर यूज किया जाता है वो कौन सा है, USB कनेक्टर। कौन सा बच्चे, USB बढ़िया है भैया, उसमें सब कुछ जो भी बाहर से कुछ लेके आओ उसमें कनेक्ट कर दो USB में। आप देखते होगे एक USB का छोटा सा रहता है, उसमें अब कितने पिन का होता है ये सब अभी आपको बताएंगे। ठीक है, पेपर में पूछ सकता है। लेकिन याद क्या रखना है इसमें कि मॉनिटर के लिए कौन सा कनेक्टर पहले होता था, तो VGA कनेक्टर। थोड़ा पानी पी ले, थक गए भाई। ठीक है, पानी पी ले तो फिर बता, समझ रहे हो ना। ठीक है, मॉनिटर के लिए कौन सा था बच्चे, VGA कनेक्टर। प्रिंटर के लिए पैरेलल कनेक्टर, कीबोर्ड के लिए PS2 कनेक्टर। ठीक है, इतनी सी बातचीत है। ओके, लेकिन आजकल जो कंप्यूटर आ रहे हैं बच्चे उसमें क्या है, USB कनेक्टर आने लगा है। USB का फुल फॉर्म आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो याद रखिएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस कनेक्टर, USB कनेक्टर। अब USB कनेक्टर में आप सब कुछ को कनेक्ट कर दो, माउस कीबोर्ड सब इसी में USB में कनेक्ट हो जाए। ठीक है, ये तो हो गया बच्चे USB कनेक्टर। ठीक, उसके बाद बच्चे अब आप समझिएगा, आजकल एक जो मॉनिटर होता है उसको कनेक्ट करने के लिए, उसके लिए जो कनेक्टर यूज करते हैं वो HDMI आ गया है। क्या आ गया है, HDMI। आजकल टीवी में भी देखोगे HDMI आपको दिखाता है, जब आप जो टीवी आजकल खरीदते हैं ना बड़े बड़े, ठीक है, तो उसमें HDMI आपका एक ऑप्शन दिखाता है। तो HDMI कनेक्टर बच्चे मॉनिटर के लिए होता है। HDMI का फुल फॉर्म आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो याद रखिएगा हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्या है बच्चे, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस हम बोलते हैं। और आजकल मॉनिटर के लिए HDMI कनेक्टर यूज किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इतना दिमाग में रखिएगा। और पहले क्या यूज किया जाता था बच्चे, पहले किया जाता था VGA कनेक्टर। ठीक है ना, आजकल क्या किया जाता है, HDMI कनेक्टर।
अब इंटरनेट के लिए एक कनेक्टर होता है, गिनती के 4 कनेक्टर है बच्चे, इससे ज्यादा नहीं है, इतने में ही पूरा आपका कंप्यूटर बढ़िया से जुड़ जाता है, सब चीज के साथ कॉन्फ़िगर हो जाता है। पेरिफेरल डिवाइसेस को आप इनसे बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए क्या होता है बच्चे, इथरनेट कनेक्टर, याद रखिएगा। इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट के तार को जोड़ने के, इंटरनेट को कैसे करें, इंटरनेट का जो तार होता है ना उसको जोड़ने के लिए आजकल कौन सा कनेक्टर आता है, इथरनेट कनेक्टर, याद रखिएगा। इस सिस्टम के अंदर एक इथरनेट कनेक्टर होता है, उसके माध्यम से आप इंटरनेट को के वायर को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक और होता है 3.5 mm जैक कनेक्टर, नाम सुना सुना होगा, ईयरफोन सब लगाते होंगे कान में, तो 3.5 mm जैक कनेक्टर भी एक होता है जिससे हम ईयरफोन और हेडफोन को कनेक्ट करते हैं। तो देखो कितना सिंपल हो गया पहले से, कि गिनती के 4 पॉइंट्स हैं, एक हो गया यूएसबी कनेक्टर, एक हो गया एचडीएमआई कनेक्टर, एक हो गया इंटरनेट के जो वायर को जोड़ने के लिए, और एक हो गया ईयरफोन हेडफोन लगाने के लिए, और एक हो गया मॉनिटर के लिए। तो एचडीएमआई कनेक्टर हो गया, ठीक है, एक हो गया यूएसबी कनेक्टर, एक हो गया इथरनेट, और एक हो गया 3.5 mm जैक। तो अब आप सोच रहे हो सर कीबोर्ड और माउस को किससे कनेक्ट करते हैं, तो किसी से नहीं भैया, यूएसबी कनेक्टर से कर लेते हैं, यूएसबी बहुत काम आते हैं, यूएसबी से बहुत सारी चीजें कनेक्ट की जाती है। अब देखो सवाल क्या पूछेगा, एक तो फुल फॉर्म पूछेगा, अब पूछेगा कि ये बताइए यूएसबी में कितने पिन होते हैं, तो ये बच्चे पेपर का सवाल बन सकता है और आता भी है। तो यूएसबी कनेक्टर में याद रखिएगा 4 पिन होते हैं, इसको लिख लीजिएगा, यूएसबी कनेक्टर में कितने पिन होते हैं, 4 पिन, इसको दिमाग में बैठा लेना। यूएसबी कनेक्टर में 4 पिन होते हैं, 4 पिन का यूएसबी कनेक्टर होता है। अब एचडीएमआई कनेक्टर में कितने पिन होते हैं, ये भी पेपर में पूछ सकता है, तो याद रखिएगा 19 पिन। कितने होते हैं बच्चे, 19 पिन। एचडीएमआई जो आपका कनेक्टर होता है, जो मॉनिटर को कनेक्ट करने के काम आता है, उसमें 19 पिन होते हैं। उसी प्रकार से इथरनेट कनेक्टर जो होता है बच्चे, जिससे इंटरनेट के वायर को जोड़ते हैं, उसमें 8 पिन होता है। कितने पिन होता है, 8 पिन। तो पेपर में पूछ सकता है इथरनेट कनेक्टर में कितने पिन होते हैं, तो 8 पिन होते हैं। एचडीएमआई कनेक्टर में कितने पिन होते हैं, तो 19 पिन होते हैं। यूएसबी कनेक्टर में कितने पिन होते हैं, तो याद रखिएगा 4 पिन होते हैं। अब अगर 3.5 mm जैक कनेक्टर जिसे ईयरफोन हेडफोन कनेक्ट करते हैं, उसमें मात्र 1 पिन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो एग्जाम में ये आपसे पिन भी पूछ सकता है, तो इसको काफी इंपॉर्टेंट है, और आजकल केवल यही कनेक्टर्स यूज कर रहे हैं। तो यूएसबी में पूछेगा कितने होंगे, 4 पिन, एचडीएमआई में 19 पिन, और इथरनेट में 8 पिन, और 3.5 mm जैक जो कनेक्टर ईयरफोन हेडफोन वाला है उसमें 1 पिन। ये सवाल आपसे बनते हैं एग्जाम में, तो इनको याद रखिएगा। तो पहले हर डिवाइस में अलग अलग कनेक्टर होते थे, आजकल ये एक ही कनेक्टर आ रहे हैं हर डिवाइस में, और ये आपके लिए काफी इजी हो गया। तो ये पहले वाला ड्रॉबैक भी था कि हर डिवाइस के लिए अलग अलग कनेक्टर बनाओ, कोई नया डिवाइस आ गया तो कहाँ लगाएं। आजकल भैया यूएसबी जिंदाबाद है, सब में यूएसबी। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो यहाँ तक तो हमने आपको इसके बारे में जानकारी दे दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगली कहानी को आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो कहाँ तक हो गया, ये कनेक्टर्स तक हो गया, यहाँ से खेल शुरू किए थे, देखो यहाँ से खेल शुरू किए थे, यहाँ तक पहुंच गए। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सीमॉस बैकअप बैटरी। अब बच्चे सीमॉस बैकअप बैटरी क्या है, तो ये सीमॉस बैकअप बैटरी दिख रहा होगा, गोल सा बैटरी जैसा है, जैसे आपकी फोन, ये जो घड़ी है, घड़ी में भी बैटरी लगती है, तो ये बैटरी जो है इसी जैसा ही रहता है। अब ये होता क्या है, सीमॉस बैकअप बैटरी क्या काम का है। तो सबसे पहली बात, सीमॉस का फुल फॉर्म आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि सीमॉस का फुल फॉर्म बताइए, तब आपको चीजें क्लियर होंगी। तो सीमॉस का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चे, याद रखना, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी, याद रखना, सीमॉस ये है बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी, याद रखना, इसका फुल फॉर्म एग्जामिनर पूछ सकता है। अब ये होता क्या है सर, ये किसके काम आता है, तो आप लोग एक चीज सुनना, एक सवाल है मेरा, उसको ध्यान से सुनना और फिर बताना, ठीक है। कमेंट में भी जवाब देने की कोशिश करना। जैसे सुनो, जैसे आप लोग एक काम करें, जैसे मान लीजिए कोई भी कंप्यूटर आप चलाते होंगे या लैपटॉप चलाते होंगे, आप लोग क्या करते हैं, जैसे कंप्यूटर को अभी ऑन किया, अब उसको बंद कर दिया, तो कंप्यूटर में एक क्लॉक होता है, घड़ी जो टाइम बताता है। अब कंप्यूटर को तुम बंद कर दिए, ठीक है, कंप्यूटर को तुम क्या कर दिए, बंद कर दिए, और उसको तुम अगले दिन ओपन करते हो, फिर से ऑन करते हो, तो कंप्यूटर में ये बताओ टाइम जो होता है वो बदल जाता है कि वही ओरिजिनल टाइम बताता है। कभी तुमने ऐसा चेक किया है, जैसे मान लो आज मैंने कंप्यूटर ऑन किया, उसमें कोई टाइम क्लॉक दिखा रहा होगा, राइट साइड में नीचे साइड दिखाता है टाइम। अब उसको मैंने कंप्यूटर को आज ऑफ कर दिया और अगले दिन फिर ओपन किया, या 2 दिन बाद ओपन किया, 10 दिन बाद किया, 5 दिन बाद किया, और फिर से कंप्यूटर को ओपन करता हूं, तो आप अगर एक बार टाइम को देखेंगे तो टाइम एकदम ओरिजिनल बताता है, कभी भी फेल टाइम नहीं बताता, एकदम सही टाइम बताता है। तो मैं पूछूंगा, एक बार बताओ वो टाइम सही कैसे बता दे रहा है कंप्यूटर, तो आप लोग का एक सबसे पहला जवाब आएगा, सर इंटरनेट होता है इसलिए सही जवाब। मैं बोल दूं इंटरनेट, मान लो कंप्यूटर में चल ही नहीं रहा है, इंटरनेट लगा ही नहीं है कंप्यूटर में, केवल कंप्यूटर एक सिस्टम, उसमें कोई इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आज कंप्यूटर को चालू करता हूं, उसमें सही टाइम बता रहा है, 10 दिन बाद फिर कंप्यूटर को खोलता हूं तो फिर से सही टाइम बताएगा, और उसमें इंटरनेट नहीं लगा है, तो ऐसा क्यों होता है।
तो ऐसा इसलिए होता है कि देखो कंप्यूटर तो हम बंद कर दिए, कंप्यूटर बंद कर दिए तो पावर सप्लाई बंद हो गया, पावर सप्लाई बंद हो गया तो कायदे से तो घड़ी को तो पीछे हो जाना चाहिए, टाइम मिल नहीं रहा है तो घड़ी कैसे चलेगी, घड़ी को भी चलाने के लिए तो पावर सप्लाई चाहिए ना जो कंप्यूटर के अंदर है। तो याद रखना पावर हम भले ऑफ कर देते हैं, पावर बंद कर देते हैं, कंप्यूटर बंद हो जाता है, लेकिन हमारे पास इस मदरबोर्ड में एक और बैटरी बैकअप लगा रहता है, एक और बैटरी लगा रहता है। वो बैटरी आपके जो कंप्यूटर है उसके क्लॉक को पावर देने का काम करता है, जिसका नाम है सीमॉस बैटरी बैकअप बैटरी, सीमॉस बैकअप बैटरी। ये बैटरी क्या करता है, ये आपके क्लॉक को बैटरी देके चलाता रहता है। जब आप सिस्टम बंद भी कर देते हैं तो सीमॉस बैकअप बैटरी उस पे देता रहता है। इस कारण से कुछ दिन बाद भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपका क्लॉक एकदम सही टाइम बताता है, क्योंकि क्लॉक कभी बंद होता ही नहीं है, उसको हमेशा बैकअप बैटरी मिलता रहता है। बैकअप बैटरी किसके थ्रू मिलता है, सीमॉस बैकअप बैटरी के थ्रू, उसको पावर सप्लाई होता रहता है, तो इसलिए कभी भी क्लॉक बंद नहीं होता। एक पॉइंट तो ये है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए समझने की बात है। तो याद रखना कि क्लॉक को पावर सप्लाई देने का काम कौन करता है, तो याद रखिएगा सीमॉस। कौन करता है, सीमॉस बैकअप बैटरी। इस बात को याद रखना, जब हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है तो भी क्लॉक को पावर सप्लाई देने का काम कौन करता है, सीमॉस बैकअप बैटरी। और ये कैसा होता है, जैसे फोन की बैटरी होती है ना, उसी से थोड़ी सी बड़ी होती है, उसी गोल टाइप की, ये दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं क्या, सीमॉस बैकअप बैटरी। इतनी सी बातचीत है। अब ये देखो जो सीमॉस बैकअप बैटरी जैसी है, ये क्या करता है, ये किसके थ्रू देता है पावर सप्लाई, तो याद रखना ये एक चिप होता है रोम। क्या होता है बच्चे, रोम, रोम नाम का, जिसको हम रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। तो ये सीमॉस है, ठीक है। सीमॉस जो होता है बच्चे किसको देता है, रोम को। और रोम के अंदर एक प्रोग्रामिंग की जाती है, एक प्रोग्राम लिखा जाता है। प्रोग्रामिंग लिखने का मतलब एक प्रोग्राम किया जाता है, इस प्रोग्राम का नाम होता है BIOS। क्या होता है, BIOS। तो रोम के अंदर एक प्रोग्राम होता है BIOS के नाम से, इसको बच्चे ये यहाँ पे ये बैटरी जो है पावर सप्लाई देता है, इसको देता है, किसको देता है, प्रोग्राम को देता है। कौन से प्रोग्राम को, BIOS, ठीक है ना। और यही बच्चे BIOS है, ये क्लॉक को चलाने का काम करता है, घड़ी को चलाने का काम करता है, क्लॉक को चलाने का काम करता है। याद रखना BIOS जो है क्लॉक को चलाने का काम करता है, ठीक है। तो सीमॉस बैटरी बैकअप किसको देता है, रोम को देता है। रोम के अंदर एक प्रोग्राम किया जाता है BIOS, यही क्लॉक को चलाता है। और BIOS का बच्चे आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, फुल फॉर्म, तो याद रखिएगा बेसिक इनपुट, आई का इनपुट, ओ का आउटपुट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। याद रखना बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बच्चे इसको बोलते हैं। तो पेपर में पूछ सकता है कि सीमॉस किस प्रोग्राम के थ्रू, मतलब जो है सीमॉस किस प्रोग्राम के थ्रू क्लॉक को चलाता है, तो याद रखना BIOS, किसके थ्रू, BIOS प्रोग्राम के थ्रू। और BIOS प्रोग्राम कहां लिखा जाता है, तो ये भी याद रखना रोम में। किस में लिखा जाता है, रोम में, रीड ओनली मेमोरी में। तो ये सवाल आपसे बनते हैं, एग्जामिनर पूछता है कि सीमॉस जो बैकअप बैटरी है वो किस पे पावर सप्लाई देता है, तो याद रखिएगा रोम को देता है। और रोम के अंदर एक प्रोग्राम लिखा जाता है जिसका नाम है BIOS, और वही क्लॉक को चलाने का काम करता है। ये बात याद रखिएगा बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, इस बात को याद रखिएगा। तो हमने यहाँ पे सीमॉस बैकअप बैटरी के बारे में भी आपको पढ़ा दिया। अब हम आगे चलते हैं बच्चे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक लिखा हुआ है PCI इंटू 5 स्लॉट है। इंटू 5 का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, 5 भाग है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब PCI स्लॉट क्या होता है, सवाल ये है। तो PCI स्लॉट के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो PCI स्लॉट क्या है बच्चे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। PCI का फुल फॉर्म एग्जामिनर पूछ सकता है, तो याद रखना P का मतलब पेरिफेरल है, कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट हम बोलते हैं। और ऐसे 5 स्लॉट होते हैं, ठीक है, पेरिफेरल इंटरनेट कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ठीक है ना। तो इसमें ऐसी पेरिफेरल डिवाइसेस को लगाया जाता है जिसे बार बार न निकाला जाए, लाइक टीवी ट्यूनर हो गया, टीवी ट्यूनर वगैरह को हम यहाँ पे लगाते हैं। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप पेरिफेरल डिवाइसेस को लगा रहे थे, जैसे पेन ड्राइव, यहाँ पे लगाए, बाहर से निकाल लिए, लगाए, निकाल लिए, ये बाहर लगा हुआ है तो निकाल लग सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसमें से केबल वगैरह हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चे ये वाला पेरिफेरल जो स्लॉट होता है ये पूरा पैक्ड होता है, इसको आप बाहर से नहीं निकाल सकते, इसके लिए पूरा सिस्टम खोलना पड़ता है। तो कुछ ऐसे पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं जो इसके अंदर यहाँ पे कनेक्ट होते हैं और इनको हम बार बार निकाल नहीं सकते।
तो पिछला वाला जो मैं आपको पढ़ाया था ना, कनेक्टर फॉर इंटीग्रेटेड पेरिफेरल, इसको आप चाहे तो तुरंत निकाल, जैसे पेन ड्राइव को आपने निकाल लिया, लेकिन इसके अंदर जो पेरिफेरल डिवाइस कनेक्ट होते हैं इनको आप बार बार नहीं निकालते। तो इनके अंदर ऐसी क्या चीज लगती है सर जिनको नहीं निकालते बार बार? तो टीवी ट्यूनर। टीवी ट्यूनर क्या करता है, आपके वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए टीवी ट्यूनर वगैरह लगता है, ग्राफिक कार्ड्स वगैरह लगता है। तो इन सब चीजों को आप यहाँ पे लगाते हैं जिनको हम बार बार नहीं निकालते। ठीक है, तो याद रखना पीसीआई स्लॉट पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट के अंदर हम लोग टीवी ट्यूनर जैसी चीजें लगाते हैं जिसको हम बार बार निकालने का काम नहीं करते। या फिर आप ग्राफिक कार्ड भी बोल सकते हैं। ग्राफिक कार्ड भी कई बार जो बेसिक ग्राफिक कार्ड कंप्यूटर में लगा रहता है वो यहीं पे लगा देते। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, टीवी ट्यूनर मतलब कोई ऐसी चीज जिसको बार बार ना निकाला जाए, उसको अगर आपको लगाना हो उसके अंदर तो आप यहाँ पे पीसीआई स्लॉट में लगा सकते हैं, उनके लिए जगह छोड़ा गया है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, लगाएं जिसे यूज के बाद निकाल। बट पेरिफेरल कनेक्टर्स में ऐसे डिवाइसेस लगाते हैं, इनमें ऐसे डिवाइसेस लगाते हैं जिनको हम बाद में निकाल भी सके, लेकिन यहाँ पे भैया एक बार लगा दिए और ये फिक्स है, तो बार बार निकालना नहीं है, तो पूरा सिस्टम खोलना पड़ता है। ठीक है, इतना हो गया बच्चे, इतना आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत हल्की सी चीज। अब उसके बाद बच्चे पीसीआई स्लॉट के बाद अगला क्या है? साउथ ब्रिज। क्या है बच्चे? साउथ ब्रिज। अब साउथ ब्रिज क्या होता है देखो, अब मैंने बताया था कि मदरबोर्ड को दो हिस्सों में बांटे थे, एक था नॉर्थ ब्रिज जहां पे सीपीयू वाले साइड को हम नॉर्थ ब्रिज बोलते थे, एक होता है साउथ ब्रिज। और साउथ ब्रिज किसे बोलते हैं? जहां पे इनपुट आउटपुट वाला जो साइड होता है ना, जहां पे इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, उनको हम क्या नाम दे देते हैं? साउथ ब्रिज बोल देते हैं। बस इतना जान लो काफी है। तो मदरबोर्ड का वो हिस्सा, साउथ ब्रिज क्या होता है? मदरबोर्ड का वो हिस्सा जहां पे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट किए जाते हैं। याद रखना, जहां पे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे? साउथ ब्रिज। तो याद रखिएगा, मदरबोर्ड का वो हिस्सा जिससे इनपुट आउटपुट से कनेक्ट होते हैं या इनपुट आउटपुट डिवाइस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? साउथ ब्रिज। नॉर्थ ब्रिज सीपीयू वाले भाग को और इनपुट आउटपुट डिवाइस वाले को साउथ ब्रिज। तो एग्जाम में पूछ सकता है आउटपुट इनपुट आउटपुट वाले डिवाइस को किस भाग में कनेक्ट करते हैं मदरबोर्ड के? तो याद रखिएगा साउथ ब्रिज। और सीपीयू किधर होता है बच्चे? नॉर्थ ब्रिज। ये पेपर में पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा, ये हो गया साउथ ब्रिज। तो साउथ ब्रिज के बारे में भी इतना काफी इंफॉर्मेशन है, इसमें इतना पर्याप्त है आपके लिए। ठीक है, अगला बच्चे लिखा हुआ है क्या? एजीपी स्लॉट। क्या लिखा है? एजीपी स्लॉट। तो पेपर में ये फुल फॉर्म पूछ सकता है, याद रखिएगा, एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। क्या लिखा है बच्चे? एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। ये है आपका एजीपी स्लॉट। एजीपी स्लॉट ये जो दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं बच्चे क्या? एजीपी स्लॉट। अब एजीपी स्लॉट क्या है? तो एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट होता क्या है पहले ये समझ लो। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है, ये बच्चे जो है ना, ये ग्राफिक कार्ड का पोर्ट है। ये अलग से पोर्ट बनाया गया है, किसके लिए? ग्राफिक कार्ड्स के लिए। अब ग्राफिक कार्ड्स का पोर्ट क्यों बनाया गया है, सवाल ये है। अब आप देखो, जब भी कोई भी डेटा होता है, सबसे पहली बात होता क्या है, देखो सबसे पहले कोई भी डेटा हार्ड डिस्क में, ठीक है। अब हार्ड डिस्क से आप किसमें ट्रांसफर करवाते हैं? सबसे पहले डेटा बताओ, रैम में। किसमें कराते हैं? रैम में। और रैम डेटा किसको देता है बच्चे? सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए। सीपीयू यहाँ पे क्या करता है? प्रोसेस। ये इनपुट दे दिए और यहाँ पे ये क्या कर रहा है? प्रोसेस कर रहा है। अब प्रोसेस करने के बाद बहुतों को क्या लगता है कि ये प्रोसेस करने के बाद ये डेटा किसको दे देता है? मॉनिटर को। किसको दे देता है? मॉनिटर को। बिल्कुल कोई गलत नहीं सोच रहे हो, प्रोसेस करने के बाद सीपीयू मॉनिटर को डेटा देगा, लेकिन मॉनिटर डायरेक्ट नहीं दिखा सकता। मॉनिटर के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि अकेले खुद ही पूरा, जैसे मॉनिटर में हमें क्या स्क्रीन में कई चीजें दिखती है ना, पिक्चर दिखता है, इमेजेस दिखता है, तो मॉनिटर की स्क्रीन में ये सारी चीजें दिखती हैं। तो इनको दिखाने का काम बच्चे सीपीयू जो है ना, वो डायरेक्ट मॉनिटर के थ्रू, मॉनिटर में ट्रांसफर डेटा नहीं करता, वो हमेशा किसको देता है? ग्राफिक कार्ड को। किसको सेंड करता है? ग्राफिक कार्ड को। और ग्राफिक कार्ड बच्चे इस डेटा को समझकर वो दिखाने का काम किसमें करता है? मॉनिटर में। ठीक है, तो याद रखना, सीपीयू डायरेक्ट मॉनिटर को डेटा दे देगा ना, तो कुछ दिखेगा नहीं, तो दिखाने का काम कौन करता है? ग्राफिक कार्ड करता है। तो ग्राफिक कार्ड सिस्टम के लिए, कंप्यूटर के लिए बहुत जरूरी होता है। तो जो भी ग्राफिक कार्ड आप लगाते हैं वो कहां पे लगाते हैं? एजीपी स्लॉट पे। कहां पे लगाते हैं? एजीपी स्लॉट, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड ग्राफिक कोड। अब जैसे देखो, आप देखते हो कि आजकल सुने होंगे बहुत बड़े बड़े गेमर होते हैं यूट्यूब में, बहुत बड़े बड़े गेमर है। अभी बिग बॉस में गया था, अब क्या नाम था उसका, अरुण वरुण जो भी नाम था, तो वो भी गया था। तो वो एक बहुत बड़ा गेमर है, गेम वगैरह खेलता है वो यूट्यूब में, ठीक है ना। ऐसे आप गेमर वगैरह आजकल सुने होंगे, बड़े 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 गेम खेलते हैं। अब उस गेम के लिए ना बहुत ज्यादा मेमोरी की जरूरत होती है, बहुत बड़े बड़े ग्राफिक कार्ड्स की जरूरत होती है। वो गेम हमारा नॉर्मल सिस्टम नहीं खेल पाएगा, हमारा नॉर्मल सिस्टम नहीं खेल पाएगा। तो उनको बढ़ाने के लिए, उनके इतनी मेमोरी के डेटा को लेने के लिए डायरेक्ट सीपीयू मॉनिटर को नहीं दे पाएगा, तो उसमें ग्राफिक कार्ड हम बड़े बड़े लगाते हैं, मतलब वहां पे ज्यादा मेमोरी वाले ग्राफिक कार्ड लगाते हैं। और ऐसे ग्राफिक कार्ड क्या करते हैं? उन डेटा को कन्वर्ट करके प्रॉपर ग्राफिक बना के सीधा किसको सेंड करते हैं? मॉनिटर को। क्लियर है? तो ग्राफिक कार्ड जो हम कई बार बोलते हैं ना कि हमारे कंप्यूटर में का ग्राफिक कार्ड थोड़ा कम है, हम ग्राफिक कार्ड बढ़वा लेते हैं तब ये वाला गेम खेल लेंगे। जैसे आजकल के बच्चे लोग को सुनते हो, भैया तेरे ये वाला ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप चाहिए तो महंगा आता है, ठीक है।
तो ये सब देखोगे आप घर में भी, आपके जब बच्चे होंगे तो वो भी बोलेंगे कि पापा मुझे अच्छा ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप दिला दो, तो वो भैया रेट भी अच्छा होगा। तो ग्राफिक कार्ड क्या रहता है कि ज्यादा से ज्यादा डेटा का मेमोरी इकट्ठा करता है और वो मॉनिटर में शो करता है, तो जिससे विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होता है, बड़े बड़े गेम बहुत प्रॉपर तरीके से वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यही चीजें हैं बच्चे। तो ऐसे जो ग्राफिक कार्ड्स वगैरह जो लगाने होते हैं वो कहां पे लगाते हैं, एजीपी स्लॉट में। ठीक है, डायरेक्ट सीपीयू मॉनिटर को सेंड नहीं करता, वो ग्राफिक कार्ड के माध्यम से ही करता है। इसलिए जो बड़े बड़े गेम होते हैं, बहुत बड़े बड़े गेम होते हैं, उनके लिए आपको अच्छा ग्राफिक कार्ड वगैरह चाहिए होता है। तो ग्राफिक कार्ड यहाँ पे बीच में आता है सीपीयू और मॉनिटर के बीच में। ठीक है, तो याद रखिएगा कंप्यूटर में सीपीयू के द्वारा जनरेट किया गया आउटपुट पहले कहां जाता है बच्चे, सीपीयू में जो भी आउटपुट जनरेट किया जाता है वो पहले कहां जाता है, ग्राफिक कार्ड में, और ग्राफिक कार्ड में स्टोर कराया जाता है। और इसी की स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी खासी होती है, ज्यादा चाहिए होता है। अगर जब बड़ा बड़ा गेम है, बड़ा बड़ा काम आपको कुछ करना है, स्टोर कराया जाता है। और फिर ग्राफिक कार्ड का कनेक्शन किसमें दिया जाता है, मॉनिटर में। ग्राफिक कार्ड का कनेक्शन किसमें दिया जाता है, मॉनिटर में, याद रखिएगा। फिर दिया जाता है तब जाके मॉनिटर कोई आउटपुट दिखाता है, तभी दिखा पाएगा। डायरेक्ट सीपीयू डेटा नहीं, सीपीयू का डेटा किसमें जाएगा, ग्राफिक कार्ड में। ग्राफिक कार्ड में डेटा स्टोर होगा, उसके बाद वो दिखेगा किसमें, मॉनिटर में, फिर वो सेंड करेगा मॉनिटर में, तब हमें डेटा दिखता है बच्चे। इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो ये बच्चे पूरा हमने यहां से शुरू किया था, नॉर्थ ब्रिज से शुरू किया था और एजीपी स्लॉट पे खत्म किया। और मैंने बताया था कि पूरा सर्कल में आपको पूरा एक एक पॉइंट मदरबोर्ड का मैं पढ़ाऊंगा, और मदरबोर्ड के सारे हिस्से मैंने एक्सप्लेन कर दिए। इन्हीं को आप पढ़ के जाइएगा, आपसे क्वेश्चंस बिल्कुल बनेगा, इसके एमसीक्यूज भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और कभी भी एमसीक्यू किया करो तो मिक्स एमसीक्यू, अलग अलग टॉपिक वाइज नहीं, इकट्ठा, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो चलो, ये मदरबोर्ड का खेल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अब एक और चीज पढ़ लो जिसको बोलते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड चिप। इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा पानी और पीते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे, अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, आईसी। मदरबोर्ड का पूरा खेल हो गया। ठीक है, अब आपका जो सिस्टम यूनिट है उसमें तीन चीजें होती थी। एक होता था मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के बारे में पढ़िए। एक होता था बच्चे, एक और चीज क्या होती है मदरबोर्ड के बाद, दूसरा क्या होता था, हार्ड डिस्क, और तीसरा क्या होता था, एसएमपीएस। तो अभी हार्ड डिस्क एसएमपीएस अभी बताऊंगा, लेकिन उसके बीच में मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, आईसी चिप। आईसी चिप है क्या, आईसी मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। तो समायोजन परिपथ चिप, हिंदी में क्या बोलते हैं याद रखिएगा, समायोजन परिपथ चिप, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। और आईसी दिखता कैसे, ये आपके सामने दिख रहा होगा, इस तरीके का आईसी। सारा कंप्यूटर का मेन फंक्शन इसका रहता है आईसी का। ठीक है, तो ये आईसी, सीपीयू भी क्या है, एक आईसी चिप है, रैम भी क्या है, एक आईसी चिप है। ठीक है ना, याद रखें, रोम भी क्या है, एक आईसी चिप है। तो ये सब आईसी चिप है बच्चे। ठीक है, अब आईसी चिप के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको, इसका थोड़ा सा इतिहास बता देते हैं। ठीक है, तो समझिए, सबसे पहली बात, सबसे पहले आईसी चिप में प्रोग्राम किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रोग्राम। जैसे सीपीयू में कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं, आप देखते हो बड़े बड़े प्रोग्रामर होते हैं। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज होता है, सी, सी प्लस प्लस, जावा लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज के थ्रू प्रोग्राम किया जाता है। किसमें किया जाता है, इन आईसी चिप में। ठीक है, अब आईसी चिप के बारे में थोड़ा सा अगर हम समझे, तो आईसी चिप के बारे में सबसे पहली बात बच्चे, इसका जो बनाने का जो आइडिया प्रपोज किया गया था, वो आइडिया प्रपोज किया गया था बच्चे 1957 में। 1957 में आइडिया प्रपोज किया गया था। 1957 में आईसी चिप बनाई नहीं गई थी, क्या की गई थी, इसका आइडिया प्रपोज किया गया था। लेकिन ये आइडिया प्रपोज किसके द्वारा किया गया था, ये सवाल पूछ सकता है। तो ये याद रखना, जेएस किल्बी। किसके द्वारा किया गया था बच्चे, जेएस किल्बी, याद रखिएगा। तो ये जेएस किल्बी के द्वारा ये आइडिया प्रपोज किया गया था। कब किया गया था, 1957 में। तो सवाल पूछ सकता है कि आईसी का सबसे पहली बार आइडिया प्रपोज कब किया गया था, सबसे पहली बार सोचा कब गया था, सबसे पहली बार इसके बारे में कोई एक आइडिया कब आया था। तो 1957 में इसका सबसे पहली बार आइडिया प्रपोज किया गया था, वो भी किसके द्वारा, जेएस किल्बी के द्वारा। इस बात को आप याद रखिएगा, ये बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा भी है हिस्ट्री ऑफ आईसी में कि 1957 में जेएस किल्बी के द्वारा आइडिया प्रपोज किया गया था। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे इस चिप का क्या किया गया था, आइडिया प्रपोज किया गया था 1957 में। और ये कैसा दिखता था, ये आपके सामने आईसी दिख रहा है। और इस आईसी चिप का नाम क्या था, ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, क्या, सिरेमिक सबस्ट्रेट आईसी। क्या है बच्चे, सिरेमिक सबस्ट्रेट आईसी। कौन सा था, सिरेमिक सबस्ट्रेट आईसी, याद रखिएगा। और ये है हमारे सुंदर से व्यक्ति जिनका नाम क्या है, जेएस किल्बी। इन्होंने सबसे पहले आइडिया प्रपोज किया था 1957 में, और उस आईसी चिप का नाम क्या था, सिरेमिक सबस्ट्रेट आईसी। सिरेमिक सबस्ट्रेट आईसी, याद रखना। ठीक है, उसके बाद जब इन्होंने आइडिया प्रपोज कर दिया, तो अब इन्होंने सोचा बना भी देते हैं मेरे भाई। 1958 में इन्होंने बना दिया। ठीक है, 1958 में
इसी आइडिया को उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया और इसको क्या कर दिया, बना दिया, इस आईसी चिप को बना दिया किनके द्वारा, इन्हीं के द्वारा, जेएस किल्बी। और वो कौन सी आईसी चिप थी, सेरेमिक सबस्ट्रेट आईसी चिप। दिखती कैसी थी, ऐसी दिखती थी। क्लियर है कि नहीं, इतना समझ में आए। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब देखिएगा 1957, ये तो 1957 का खेल हो गया। 1958 में उन्होंने बना दिया पहला सेरेमिक सबस्ट्रेट आईसी चिप, ठीक है। अब उसके बाद बच्चे 1958 में बन गया। अच्छा एक चीज और समझना ना, पेपर में पूछेगा आइडिया प्रपोज कब किया गया, तो टिक करेंगे 1957। कब बनाया गया, तो हमेशा याद रखना किसको करेंगे, 1958 याद रखना। बहुत सारी किताबों में 1957 को ही बनाया गया, नहीं भैया 1958 में बनाया गया। 1957 में तो आइडिया प्रपोज किया, याद रखने से कंफ्यूजन होता है। और 1959 में देखो, अब इन्होंने ये तो बना दिए हमारे ये जो थे सर जी, क्या नाम था इनका, जीएस किल्बी। जीएस किल्बी ने तो बना दिया 1958 में। अब एक और साइंटिस्ट आए, अब उसी चीज को अपडेट कर दिए। हर चीज को देखो, चीजें क्या होता है, जैसे आप कोई अच्छा काम करेंगे, आने वाले समय में और भी व्यक्ति आएंगे, वो भी अच्छा काम करेंगे। अब आप ही के काम को आगे बढ़ाते जाएंगे और दुनिया एक बहुत हसीन बनती जाएगी। उसी हिसाब से बच्चे आईसी चिप का भी इसी तरीके से क्या हुआ, रिवॉल्यूशन हुआ। तो फिर उसके बाद कौन आए हैं, रॉबर्ट नॉइस। रॉबर्ट नॉइस ने इस आईसी चिप में अपडेट किया, इन्हीं के ध्यान में रखते हुए आईसी चिप को बनाया हुआ, जो उन्होंने बनाया था जीएस किल्बी, इसी को ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ अपडेशन लाए, कुछ रिवॉल्यूशन लाए। और उन्होंने 1959 में बच्चे रॉबर्ट नॉइस ने एक और आईसी चिप बनाई, मतलब इन्होंने एक आईसी चिप बनाई 1959 में, और उस आईसी चिप का नाम क्या था, मोनोलिथिक आईसी चिप। और ये व्यक्ति हैं, यही हैं बच्चे हमारे रॉबर्ट नॉइस, और इन्होंने ही बनाया था मोनोलिथिक आईसी चिप। और मोनोलिथिक आईसी चिप कैसा दिखता है, आजकल जो हम आईसी चिप हमारे सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर में लगा रहता है, वो ऐसा रहता है। इसी को हम बोलते हैं मोनोलिथिक आईसी चिप, ठीक है। कौन सा चिप लगता है आजकल, मोनोलिथिक आईसी चिप, ठीक है। पहले कौन सा यूज होता था बच्चे, सेरेमिक सबस्ट्रेट आईसी। ये मतलब पहले, मतलब सबसे पहली बार बना था, फिर जो सिस्टम में लगने लगा अपडेट करने के बाद, वो कौन सा, मोनोलिथिक आईसी चिप। इसको बनाया किसने था, रॉबर्ट नॉइस ने। और कब बनाया था, 1959, याद रखिएगा ये बच्चे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इतना पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखो थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ फंक्शंस आप समझ लो कि आईसी चिप के लिए क्या क्या चीजें, इनके लिए क्या क्या चीजें नीड है, किन किन चीजों की जरूरत है। तो आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए सबसे पहली बात, जो इसको पावर कितनी लगती है, कितने पावर में, ये कितनी एनर्जी में ये आईसी चिप चलते हैं। तो मैक्सिमम आपको 5 वोल्ट आप दे सकते हैं, 5 वोल्ट से ज्यादा नहीं देंगे, नहीं तो आईसी चिप फट जाएगी, ठीक है। तो 5 वोल्ट से कम आपको पावर सप्लाई देना है। 5 वोल्ट से कम में भी बकायदा आईसी चिप चल जाती है, मतलब 5 तो मैक्सिमम है, 5 से कम में भी चल जाती है। और ये आईसी चिप किससे बनी होती है, तो याद रखिएगा सिलिकॉन मटेरियल से। किससे बनती है, सिलिकॉन नाम का एक मटेरियल होता है, उससे बनी होता है। और इसका जो नेचर होता है सिलिकॉन का, जो प्रकृति होती है, वो कौन सी होती है बच्चे, सेमीकंडक्टर। क्या होती है बच्चे, सेमीकंडक्टर का नेचर का होता है। अब सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूं। इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चे क्या, अर्धचालक। क्या बोलते हैं, अर्धचालक इसकी प्रकृति होती है। और जो फिजिक्स के बच्चे होंगे वो जानते भी होंगे, नहीं भी होंगे तो थोड़ा 10वीं तक तो पढ़ के आए हो ना। अर्धचालक इसकी प्रकृति होती है। अब देखो ये अर्धचालक होता क्या, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे देखो, अब एक लोहा जो होता है वो कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। कंडक्टर मतलब क्या हो गया बच्चे, चालक। चालक मतलब ये जैसे मान लो एक ये कोई भी पॉइंट है, मान लो वहां मैंने वायर घुसेड़ दिया, ठीक है, और बटन छू दिया, और वायर से मैंने लोहा को कनेक्ट किया, लोहा में छुआ दिया वायर, और मैं बोल रहा हूँ अपने दोस्त को, भाई तुम उधर साइड लोहा को छुओ ना, और जैसे लोहा को छुएगा ऐसे भरना आ जाएगा, तो वो कंडक्टर है। लोहा जो है कंडक्टर है, मतलब एक साइड बिजली छुआ रहे हैं, दूसरी साइड बकायदा करंट लग रहा है, ठीक है, तो कंडक्टर है। और सेमी कंडक्टर क्या होता है, जैसे मान लो लकड़ी है, अब लकड़ी में मैंने यहाँ पे तार छुआया और दूसरे से लकड़ी को बोला छुओ, सूखी लकड़ी है तो उसको कुछ नहीं असर करेगा, करंट मारेगा ही, ठीक है। लेकिन गीली लकड़ी होगी तो मार देगा, क्योंकि गीली लकड़ी में क्या होता है, पानी होता है, और पानी भी क्या होता है, एक स्रोत होता है गुड कंडक्टर का, तो उस कारण से उसको मार सकता है, पानी फ्लो करा देगा बिजली को। लेकिन सूखी लकड़ी में कुछ नहीं मारेगा, तो सूखी लकड़ी क्या कहलाएगी, बैड कंडक्टर कहलाएगी। तो गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर के बीच में एक होता है सेमी कंडक्टर, जो कुछ प्रॉपर्टी कंडक्टर की रखता है और कुछ प्रॉपर्टी सेमी कंडक्टर की रखता है, उसको हम बोलते हैं अर्धचालक, जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक और इंग्लिश में बोलते हैं सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो इतना समझ गए होगे, बाकी इतना पर्याप्त है फिजिक्स वाले सर से, ठीक है। तो याद रखना बच्चे, सेमी कंडक्टर नेचर अर्धचालक होता है। कौन सा बच्चे, याद रखिएगा, ये आपका सिलिकॉन जो मटेरियल यूज करते हैं वो अर्धचालक नेचर, ठीक है। इस चीज को याद रखना, इतना फंडामेंटल बात, बेसिक बात मैंने आईसी के बारे में बता दिया।
अब हम आगे चलते हैं कि सर ये आईसी के प्रकार कौन कौन से हैं, आईसी चिप जो है उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो बच्चे 5 तरीके से इनको डिवाइड किया गया है, 5 प्रकार हैं। कौन कौन से? पहला है एसएसआई, जिसको अपन बोलते हैं स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, याद रखना। पहला है एसएसआई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, दूसरा है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, तीसरा है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, चौथा है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और पांचवा है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो टोटल आईसी के 5 प्रकार होते हैं। पहला है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, दूसरा है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, तीसरा है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, चौथा है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और आखिरी जो है बच्चे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है सर, नोट करके लिख लेना कि आजकल जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं उसके अंदर जो सीपीयू चिप लगी रहती है ये कौन सी वाला है, कौन सा वाला प्रकार है? तो याद रखिएगा वो होता है वीएलएसआई। क्या होता है? वीएलएसआई, जिसको हम बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब जो हमारे कंप्यूटर में जो आईसी चिप पड़ी है, जो सीपीयू चिप पड़ी है, याद रखिएगा वो कौन सी होती है? वीएलएसआई, जिसको बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो नोट करके लिख लेना बाकायदा। तो जो आज हमारे पास कंप्यूटर है उसमें जो सीपीयू है वो वीएलएसआई का है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्लियर है कि नहीं? इस चीज को याद रखना बच्चे। ठीक है, इतनी सी पॉइंट है। अब हो गया बच्चे पूरा कंप्लीट। तो चिप के बारे में भी हमने जानकारी दे दी, मदरबोर्ड के बारे में भी जानकारी दे दी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि जो सिस्टम यूनिट होता है बच्चे उसके अंदर हमने मदरबोर्ड के बारे में जानकारी दे दी। अब आते हैं थोड़ा हार्ड डिस्क के बारे में, थोड़ा सा सुन लो, और एसएमपीएस के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखनी। ठीक है, मदरबोर्ड तो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, साथ में आईसी चिप मदरबोर्ड के अंदर होता है उसके बारे में भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए इतना पर्याप्त है। अब एक आखिरी पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हेडिंग में क्या लिखा हमने? हार्ड डिस्क। ठीक है, सिस्टम यूनिट के अंदर 3 चीजें होती हैं मेन। एक हो गया मदरबोर्ड जो हमने पढ़ा दिया, दूसरी चीज है बच्चे हार्ड डिस्क। आइए हार्ड डिस्क के बारे में समझ लेंगे। तो हार्ड डिस्क क्या होता है? कुछ नहीं बच्चे, हार्ड डिस्क आप लोग देखे भी होंगे, खरीदे भी होंगे, 1 टीबी 2 टीबी के हार्ड डिस्क वगैरह आते हैं, अमेजन वगैरह से आप मंगा सकते हैं। तो हार्ड डिस्क क्या करता है बच्चे? हार्ड डिस्क में डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर में होता है ये। सबसे पहली बात क्या है? ये कंप्यूटर हार्डवेयर में सबसे पहले तो ये हार्ड डिस्क हम कहाँ पे पढ़ेंगे? लिख देते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। जैसे मैंने मेमोरी रैम को बोला, मैंने मेमोरी यूनिट में पढ़ाऊंगा, वैसे इसको मैं कंप्यूटर हार्डवेयर में मैं इसको पढ़ाऊंगा। कहाँ पढ़ाऊंगा? कंप्यूटर हार्डवेयर में बच्चे। इसके बारे में, हार्ड डिस्क के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? कहाँ पे पढ़ेंगे? कंप्यूटर हार्डवेयर। ये अलग से चैप्टर है, उसमें पढ़ाया जाएगा। और याद बस इतना रखना कि हार्ड डिस्क में जो परमानेंटली डेटा स्टोर होता है, परमानेंटली डेटा स्टोर होता है, तो इसमें जो डेटा होता है वो परमानेंटली होता है, परमानेंट इसमें डेटा स्टोर किया जाता है। बस अब इतना याद रखो, बाकी हम कंप्यूटर हार्डवेयर में इसको अलग से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इतनी सी बातचीत है। अब बच्चे आपके सामने लास्ट पोर्शन पढ़ा है एसएमपीएस। क्या पढ़ा है? एसएमपीएस, जिसको हम हिंदी में क्या मतलब ये हिंदी के इंग्लिश के सबके लिए एक ही शब्द है ना, इंग्लिश का शब्द है भाई ये, इसमें कुछ अलग नहीं है। तो एसएमपीएस पे चलते हैं। एसएमपीएस क्या है? इसको बोलते हैं स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। फुल फॉर्म क्या है याद रखना एसएमपीएस का? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। और स्विच्ड मोड पावर सप्लाई कैसा होता है? इस तरीके का होता है। ये भी सिस्टम यूनिट के अंदर है। जैसे मान लो ये सिस्टम यूनिट है, इसके अंदर पहले ये मदरबोर्ड हो गया, ये हो गया आपका क्या, हार्ड डिस्क हो गया, और ये क्या हो गया? एसएमपीएस हो गया। तो एसएमपीएस भी इसी सिस्टम यूनिट के अंदर होता है। ये हो गया मदरबोर्ड हो गया, ठीक है, ये हो गया क्या आपका हार्ड डिस्क हो गया, ये हो गया एसएमपीएस। अब एसएमपीएस का काम क्या होता है? तो देखो होता क्या है, इसका काम मेन फंक्शन ये होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है उसको चलाने के लिए हमें हमेशा डायरेक्ट करंट की जरूरत होती है। कौन से करंट की जरूरत होती है? डायरेक्ट करंट। लेकिन जो हमें बिजली मिलती है बाहर से वो अल्टरनेटिंग करंट होती है, एसी मिलती है। अब एसी मिलती है, अगर हम कंप्यूटर को हम मतलब जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा कंप्यूटर है, उसको अगर हम एसी से चलाएंगे ना तो वो नहीं चल पाएगा। ठीक है, वो चलेगा ही नहीं। तो इसलिए हमें उस एसी करंट को किसमें बदलना होता है? डीसी करंट में, डायरेक्ट करंट में। और एसी करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का काम किसका रहता है? एसएमपीएस का रहता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये क्या करता है? जो अल्टरनेटिंग करंट बाहर से आता है उसको पहले डीसी करंट में कन्वर्ट करता है और फिर वो हमारे कंप्यूटर को पावर सप्लाई देता है। ठीक है, तो एसएमपीएस का बहुत नीड है, बिना इसके कम कहानी होगा ही नहीं, इस बात को याद रखना। मुद्दे की बात यह है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको चलाने के लिए बच्चे हमें एसएमपीएस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डायरेक्ट करंट से चलता है। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो ये सारी बातें बच्चे आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो एसएमपीएस का काम क्या है? तो याद रखिएगा एसएमपीएस जो रहता है, ठीक है, इसका काम क्या रहता है? ये क्या करता है बच्चे? ये किसी भी अल्टरनेटिंग करंट को किसमें बदलता है? डायरेक्ट करंट। तो एसएमपीएस का फंक्शन ही ये है बच्चे कि जो भी यहाँ से अल्टरनेटिंग करंट आएगा एसएमपीएस में आने के बाद एक कैसा करंट बन जाएगा? डायरेक्ट करंट। और डायरेक्ट करंट हमारे सिस्टम को मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं?
तो इसका काम क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। एसएमपीएस एसी को लो वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो अल्टरनेटिंग करंट को लो वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो लो वोल्टेज लिख लेना, लो वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन, एसएमपीएस। किसको, अल्टरनेटिंग करंट। तो बस इतना याद रखना। तो ये याद रखोगे कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसको लो वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, एसएमपीएस। बस इतनी सी बात है। इसके साथ बच्चे पूरा कंप्यूटर की संरचना, कंप्यूटर आर्किटेक्चर कंप्लीट होता है। इन 2 वीडियोस को अच्छे से देख लेना। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे। अगली क्लास में हम मेमोरी यूनिट पढ़ेंगे, अगला चैप्टर। ठीक है, ये पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों को जरूर शेयर करिएगा, ताकि हर एक बच्चा हॉस्टल वार्डन में पूरे के पूरे नंबर ला सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।